देखिए, इसमें जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में 4 गो जो टॉपिक है, उससे लगभग कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन इसी से रहता है। एगो ई दूगो टॉपिक आप देख लीजिए, ठीक है। एगो ई टॉपिक देख लीजिए और एगो ट्रांसड्यूसर देख लीजिए, ठीक है। ये चारों को अगर ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 40% सिलेबस का ही देता है, ठीक है। और लगभग 40% इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये चारों टॉपिक जो है ना, एकदम हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सब जो चीज है, ये सब एक एक लाइन का चीज रहता है, वो सब आप रट सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बड़ी आवाज अभी तो यार। संजय जी, चलिए, ठीक है। तब इसमें सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं एरर से। एरर से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। तो ये तो आपको ये तो दिख ही रहा है पीडीएफ में। कुछ इसमें है जो कि हम खुद से भी किए हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि एरर का जो बात कहता है ना, तो मान के चलिए कि कोई ऐसे सर्किट है, इस सर्किट में कोई करंट या कुछ वोल्टेज अगर प्रोवाइड हो रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। हेलो, हेलो, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक। नेटवर्क को छोड़ दीजिए। बंद कर दो, हाँ बंद कर दो। बस अभी आवाज ज्यादा चल रहा है। हेलो, कनेक्ट है, ठीक है। ठीक, देखिए, तो इसमें क्या है ना, कि जैसा कि मान के चलिए कि हमको कोई भी वोल्टेज को मेजर करना है, या किसी करंट को मेजर करना है, या किसी भी चीज को मेजर करना है, किसी वैल्यू को, तो उसमें क्या होता है ना, कि जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, मतलब जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसमें कितने टाइप का एरर हो सकता है और उसका हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, उसी का सबसे पहला चर्चा करना हम लोगों को, ठीक है। तो जब हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं, हम लोग अगर वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर कर रहे हैं या वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर रहे हैं, तो एक तो होगा जो इसका ट्रू वैल्यू होगा। एक तो होगा, जैसे मान के चलिए किसी भी सर्किट में हम वोल्टेज को मेजर करना चाह रहे हैं, तो एक तो होगा जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है। जो उस करंट का एक्चुअल वैल्यू होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एटी से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब कि जो वैल्यू उस वोल्टेज या उस करंट का है सर्किट में। दूसरा होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। दूसरा होता है क्या, मेजर्ड वैल्यू, कि जो वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई करंट दिया हुआ है, कि करंट हमको पता है कि ये 10 एम्पियर का करंट यहां से बह रहा है, ठीक है। और तो 10 एम्पियर का करंट अगर बह रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे कि करंट का ट्रू वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर। लेकिन अगर हम किसी एमीटर का इस्तेमाल करके इस करंट को मेजर कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू इस करंट का 8 एम्पियर आ रहा है, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू हुआ हमारा क्या हो गया, 8 एम्पियर हो गया। तो ट्रू वैल्यू आना चाहिए था 10, आया है 8। यानी कि सिस्टम में जो हमारा एमीटर में जो हम रीडिंग ले रहे हैं, इसमें किसी न किसी तरीके का एरर है, ठीक है। इसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर पूछेगा कि स्टैटिक एरर क्या है, तो स्टैटिक एरर हो जाता है मेजर्ड वैल्यू, जो हम लोग मेजर किए हैं वो वाला वैल्यू, और माइनस ट्रू वैल्यू, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे 3 केस बनता है, एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो हो सकता है, जैसे मान के चले कि हम कोई करंट मेजर कर रहे हैं 10 एम्पियर का,
एक 10 एम्पियर का सर्किट था, 10 एम्पियर का करंट जा रहा था, और हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के टर्म में हम इस करंट को ज्यादा भी कभी गलती से मेजर कर सकते हैं, कभी इससे कम भी मेजर कर सकते हैं। इस केस में हम लोग 8 एम्पियर मेजर कर लिए, यानी कि एक्चुअल से कम मेजर कर लिए। हम लोग ऐसा भी हो सकता था कि 10 था और मेजर करते 10 से आ जाता, यानी कि बराबर भी मेजर कर सकते थे। अगर ये 10 था और हम लोग गलती से 11 मेजर कर लेते, तो यानी कि क्या कर लेते, हम लोग ज्यादा मेजर कर लेते। यानी कि यहाँ से स्टैटिक एरर जो हो सकता है ना, वो 3 तरीके से हो सकता है। अगर मेजर्ड वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू के बराबर है, तब तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू का वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू ये ट्रू वैल्यू से क्या है, ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में हमारा जो एरर हो जाएगा, एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा, और हम लोग डेल्टा से ऐसे एरर को शो करते हैं। यानी कि अगर ए एम ग्रेटर देन 80 हो गया, ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो हमारा एरर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी केस अगले केस में क्या है, अगर मेजर्ड वैल्यू कम हो गया ट्रू वैल्यू से, ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो है हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही 3 तरीके का एरर होता है। ए, 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 यही 3 तरीके का एरर हम लोग कर सकते हैं जब किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये एरर तो हो गया। अब मान के चले कि इसको हमको करेक्ट करना है, तो सिंपल चीज है, अगर हम ए एम को ज्यादा मान लिए हैं 80 की अपेक्षा, अगर ए एम को हम ज्यादा मान लिए हैं 80 की अपेक्षा, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मेजर्ड वैल्यू में कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो हम ट्रू वैल्यू पे आ जाएंगे। उसी तरीके से पूछ सकता है कि अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे स्टैटिक करेक्शन, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक करेक्शन, ठीक है, स्टैटिक करेक्शन। तो अगर इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में जहां की ए एम का वैल्यू ज्यादा है 80 से, तो स्टैटिक करेक्शन क्या होगा, माइनस डेल हो जाएगा। जो एरर आया है पॉजिटिव में, उसको अगर हम इसमें से घटा लें, तो हम ट्रू वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह से स्टैटिक करेक्शन अगर पूछ दे कि इस केस में क्या होगा, जहां की हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो है, ए एम जो है 80 से छोटा है, तो यहाँ पे हमको डेल को क्या करना पड़ेगा, डेल को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टैटिक करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि स्टैटिक एरर जो है, यहां से हम लोग के पास कंक्लूजन क्या निकला कि स्टैटिक एरर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल है। ये कब होगा, ये होगा आइडियल कंडीशन में, ठीक है, ये होगा आइडियल कंडीशन में। स्टैटिक करेक्शन की अगर बात करेगा, तो कितना होगा, ये अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, हम इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक एक सर्किट है, इसमें मेजर्ड वैल्यू आपके पास, मेजर्ड वैल्यू 205 वोल्ट है, ठीक है। इसका ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू 200 वोल्ट है, ठीक है। इसमें पूछ दिया कि आपका स्टैटिक करेक्शन क्या होगा, स्टैटिक करेक्शन क्या होगा, ठीक है। और इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया, +5 वोल्ट का होगा, -5 वोल्ट का होगा, ठीक है, अ, या तीसरा में बोथ मान लीजिए, बोथ, और चौथा में नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें यही 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कि स्टैटिक करेक्शन क्या होना चाहिए। अगर मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 205 है, अगर मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 205 है और ट्रू वैल्यू 200 है, तो इसमें स्टैटिक करेक्शन क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए कि -5 होना चाहिए। ठीक है, आवाज आपका नहीं आ रहा है, पर आप बात सही बोल रहे हैं। संजीव जी लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
ठीक है, स्टैटिक करेक्शन -5 हो जाएगा। नेटवर्क आप लोग का सही नहीं है कि मेरा सही नहीं है यार? दोनों फ्रीज होल है। ना वो ठीक है। ठीक है, यानी यहाँ से स्टैटिक एरर हुआ। यहीं से एक एक और क्वेश्चन आता है रिलेटिव स्टैटिक एरर का। एक क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। ठीक है, तो रिलेटिव स्टैटिक एरर जो होता है ना, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज, बस इसी चीज का क्या निकाल देना हमको, परसेंटेज निकाल देना है। तो जो हमारे पास स्टैटिक एरर आया ना, जो हमारे पास स्टैटिक एरर आया, अगर इसका कंपैरिजन हम ट्रू वैल्यू के साथ कर देते हैं, ठीक है, तो यही हमारा क्या दे देता है, रिलेटिव स्टैटिक एरर दे देता है। इसी केस में अगर बोलता, इसी केस में सेम केस में कि अगर मेजर्ड वैल्यू 205 है, ट्रू वैल्यू 200 है, तो इसमें बोलता है कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना है। तो स्टैटिक एरर सबसे पहले हम लोग निकालते कितना, मेजर्ड वैल्यू 205 है, ट्रू वैल्यू इतना है, यानी डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता, +5 हो जाता। ठीक है, यानी डेल्टा का वैल्यू +5 हो जाता। इसी में 5/200, अरे यार, 5 बटे टोटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना था, 200 था, और इसको 100 से गुना कर देते। ठीक है, तो 100 से 2 बार में कट जाता, यानी 2.5% का हमारे पास आ जाता क्या, रिलेटिव स्टैटिक एरर। ठीक है, यानी परसेंटेज, हाँ बस सिंपल वही चीज है, लाभे हानि है। ठीक है, अभी एकदम सही पकड़े आप। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर जो है, टोटल एरर, ठीक है, अपॉन ट्रू वैल्यू गुना 100, और स्टैटिक एरर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, वही am -80। तो अभी इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, या तो ये वाला फॉर्मूला दे दे, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बटा ट्रू वैल्यू इंटू 100। इस फॉर्म में भी दे सकता है कि स्टैटिक एरर अपॉन टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल ट्रू वैल्यू, सॉरी, ट्रू वैल्यू इंटू 100, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ही बना करके दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप अगर कोई भी एरर अगर कर रहे हैं मेजरिंग में, तो उसको सुधारने का तरीका, और उसको ये पता करने का तरीका कि कितना एरर आ रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए, अब यही एरर जो है ना, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये जो हम एरर अभी देखे कि इतना मेजर्ड वैल्यू का वैल्यू कुछ और आ रहा है, ट्रू वैल्यू कुछ और है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये अलग अलग तरीके से हम लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीका क्या है, एरर कितने तरीके से हमारे पास आ सकता है, उसी वैल्यू को हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर एरर की बात करें, लैपटॉप वो काम नहीं कर रहा यार सही से। हाँ चलिए, ठीक है, एरर कितना तरीके का हो सकता है, टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें, ठीक है, एरर कितने तरीके का हो सकता है, तो एरर कुल मिलाकर के 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला हो गया ग्रॉस एरर, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक एरर, तीसरा हो गया रैंडम एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर का मतलब क्या कहता है कि ग्रॉस एरर वैसे, वैसा मिस्टेक, वैसा एरर, यानी मेजर्ड वैल्यू का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है ट्रू वैल्यू से, और उसका रीजन जो है वो क्यों, कोई ह्यूमन मिस्टेक हो। जैसे कि हम अगर रीडिंग ले रहे हैं, हमको रीडिंग लेना था कुछ, हम रीडिंग ले लिए कुछ। ठीक है, तो इस टाइप का एरर जो होगा ना, वो ग्रॉस एरर के कैटेगरी में आएगा। अरे यार, क्या हो जाता है साला इसको। चल ही नहीं रहा है बेवकूफ। चलिए, नए,
अरे यार, पेन में नहीं सेलेक्ट हो रहा था ना, अभी हुआ है। मिटा रहे हैं तो वो नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ये कर रहे हैं तो ये नहीं सेलेक्ट हो रहा है। अभी देख, अभी सही चल रहा है। उस समय कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। हाँ, ग्रॉस एरर। ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कहने का मतलब हो गया कि कोई ऐसा एरर जो किसी एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसको ऐसे समझिए। ठीक है। कि मतलब अगर कोई, हम अगर कुछ मेजर कर रहे हैं, तो जो गलती हमसे हो रहा है वही कोई और व्यक्ति मेजर कर रहा होगा, तो उससे भी सेम गलती हो रहा होगा। अगर हम 8 एम्पियर मेजर कर रहे हैं पूरा अपना एफिशिएंसी लगा करके, वो भी अगर पूरे अच्छे तरीके से मेजर कर रहा होगा तो वो भी 8 ही एम्पियर मेजर कर रहा होगा 10 एम्पियर के करंट को। ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमैटिक बोलेंगे। तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि किस टाइप के एरर को सुधारना ज्यादा आसान है, तो जो सिस्टमैटिक एरर होगा, जो हर किसी के द्वारा ये गलती, जो सिस्टमैटिक एरर होगा ना, इसको हम किसी मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा सुधार सकते हैं। लेकिन जो ग्रॉस एरर होगा, इसको आप नहीं सुधार पाइएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 180 को 18 लिख लिए, तो बाद में आप ये नहीं समझ पाइएगा कि 1.8 लिखना था कि 180 लिखना था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 एम्पियर को 8 एम्पियर मेजर कर रहा है, ये भी 8 ही कर रहा है, ये भी 8 ही कर रहा है, अगला भी 8 कर रहा है, यानी कि इसमें जो एरर आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वो कोई सिस्टमैटिक एरर से आ रहा होगा। और वो सिस्टमैटिक एरर का कारण जो होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई मीटर लिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ जो वन वाला पॉइंट है, वन वाला जो पॉइंट है, इसको शुरू होना चाहिए था यहाँ से, लेकिन इतना दूर वाला ही जो है ना, ये टूट गया, वो टूट के अलग हो गया। अब मेजर कर रहा व्यक्ति यहीं से, यानी 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये पहले ही खत्म हो गया है। यानी जब भी हम मेजर करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर हम मेजर किए, लेकिन एक्चुअल में वो 9.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। मतलब कि हमारा मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, अगर कोई चीज टूट गया है तो। ठीक है। और लेकिन हम मेजर्ड सॉरी मेजर्ड वैल्यू होगा हमारा 10 सेंटीमीटर का, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो उसका होगा, वो 9.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से हुआ। उसी तरह से कुछ इन्वायरमेंटल एरर आ सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम कोई पीएमएमसी इस्तेमाल करते हैं, या कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर करने के लिए, वो किसी मेटल का बना हुआ है। तो मेटल में ठंडा में कंट्रैक्शन होता है, ठंडा में सिकुड़ जाता है वैल्यू। ठीक है। और गर्मी में फैल जाता है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, किसी तरह का एरर आ सकता है। तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहेंगे। और थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 फीट, ठीक है, और 10 फीट को हम बार बार 10 इंच समझ जा रहे हैं। ठीक है। ये 10 इंच समझ जा रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में वैल्यू था 10 फीट, हम बोल दिए 10 इंच। ठीक है। तो इस एरर को भी हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर के कैटेगरी में रखा गया है। ये भी जो एरर हो रहा है वो ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। ठीक है। ये वाला ग्रॉस एरर जो है, ये ऑब्जर्वेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये बेवकूफी की वजह से गलती कर रहा है। ठीक है। कि काम में ध्यान नहीं है, नापना था कुछ, नाप लिए कुछ। ये जो है, ये हमारे, मतलब एक तरह से कहिए कि नॉलेज की वजह से हो रहा है। ठीक है। कि हम सेंस कर ले रहे हैं कि इंच है, जबकि है वो फीट में। ठीक है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशनल एरर है। ईमान के चलिए कि ऐसा ऐसा 10 फीट को हम 10 इंच मान ले रहे हैं। ठीक है। तो बाद में अगर हम 100 फीट 100 इंच मेजर कर लिए, और बाद में हमको पता चला, तो इंच को डायरेक्ट हम बोल देंगे कि नहीं भाई, इंच नहीं है, ये फीट है। इसको हम सुधार कर लिए। ठीक है। कि इंच के जगह हम फीट लिख देंगे, तो सुधार कर लिए। क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जर्वेशन में खाली गलती हुआ है, मेजर हम सही किए हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस एरर में क्या है, कि आप मेजर ही गलती किए, आपको मेजर ही नहीं करने आया। ठीक है। या फिर आपका ध्यान कहीं और था, 180 को आप 18 लिख लिए। ठीक है। तो ये ग्रॉस एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर में डिफरेंस है। कई बार ये इसमें भी फंसा सकता है, क्योंकि दोनों ह्यूमन मिस्टेक से हो रहा है। लेकिन एक बार मिस्टेक है, आप कह लीजिए कि नॉलेज का, ठीक है, जानकारी का अभाव कह लीजिए, उसके वजह से कह लीजिए कि ऑब्जर्वेशनल एरर आ रहा है। ठीक है। लेकिन ग्रॉस एरर जो है ना,
वो काम में ध्यान न होने की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अगर सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एरर तो हो ही गया, इन्वायरमेंटल भी हो गया, ऑब्जर्वेशनल भी हो गया। ठीक है, वही चीज यह है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, वही बोले कि अगर टूट गया शुरू में, आगे वाला सही सलामत है, आगे वाला से नाप लिए, वैल्यू हम नाप लिए ज्यादा, एक्चुअल में है कम। ठीक है, ड्यू टू मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हम सही से इस्तेमाल नहीं किए, था पूरा था पूरा, लेकिन नापने के क्रम में हम यहाँ से ओपनिंग ले लिए, यहाँ से शुरू कर लिए, उसके वजह से भी हो गया, हो सकता है एरर। ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी डिवाइस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पॉइंटर जो सबसे पहले मूव करना शुरू करता है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेता है सिस्टम। ठीक है, तो उसके वजह से, लोडिंग इफेक्ट की वजह से, या फिर आप ये कह लीजिए कि उसमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह अगर ज्यादा है, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग सही से नहीं हुआ है सिस्टम में, तो उसके वजह से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है। कैलिब्रेशन का एरर हो सकता है। ठीक है, कि मान के चलिए कि अगर 10 सेंटीमीटर ऐसे उसको मेजर करना है, और जो व्यक्ति इसको कैलिब्रेट कर रहा था, वो 5 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर मान लिया, हर 5 सेंटीमीटर पे उसको 10 लिख दिया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इंस्ट्रूमेंट का ही एरर है, लेकिन वो कैलिब्रेशन में एरर है, उसको बनाने के टर्म में कुछ एरर हो गया है। नेक्स्ट आपका एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट वही है, कुछ इन्वायरमेंटल इशू के वजह से ही एजिंग इफेक्ट आता है। जैसे अगर एक इंस्ट्रूमेंट को आप बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर उसका स्प्रिंग ढीला होगा, उसमें जो सिस्टम से मतलब जो भी चीज काम कर रहा है, उसमें किसी न किसी तरह का एरर आता रहेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का टाइप, मतलब ये रीजन था। वैसे ही इन्वायरमेंटल एरर है, तो इन्वायरमेंटल वही टेम्परेचर के राइज और लॉस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, प्रेशर कंडीशन की वजह से, डस्ट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और वहां पे हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल एरर की वजह से हमारा वैल्यू में एरर आ सकता है। अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही है एक ऑब्जर्वेशनल एरर। ये देखिए, एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसे करके एक एमीटर बनाए हुए है, ऊपर में ऐसे शीशा लगाए हुए है, ऊपर में शीशा लगाए हुए है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे करके पॉइंटर दिया हुआ है। हम जब यहाँ से 90 डिग्री से ऊपर से देख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में है 0 पे, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये -1 पे है। तो जब हम इसको 2 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे, तो ये 1 एम्पियर तक आएगा। ठीक है, यानी कि ड्यू टू पैरेलैक्स वही होता है कि अगर हम किसी चीज को सीधा देखना चाह रहे हैं, और वो गलती से जिस एक्चुअल लाइन पे वो शो करना चाह रहा है, उस पे ना होकर के कहीं और हमको दिख रहा है, तो यही चीज हमको भी दिख रहा है, यही चीज अगले को भी दिख रहा है, उसके बाद वाले को भी दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, या फिर इसी को कहते हैं एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन द लाइन ऑफ विजन इज नॉट नॉर्मल टू द स्केल। ठीक है, लाइन ऑफ विजन जो है, हम जो देख रहे हैं सीधे में, हम वर्टिकली देखने का कोशिश कर रहे हैं, और किसी कारण से, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, किसी तरह से वो स्केल दूसरी जगह पे हमको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनएक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रीडिंग। ठीक है, किसी वैल्यू को हम अगर एवरेज रीड कर रहे हैं, और उसमें इनएक्यूरेट हम ले लेते हैं वैल्यू को, तो ये भी हमारा, जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी वैल्यू को 5 बार मेजर किए, ठीक है, 10 बार मेजर किए, और मेजर करके जब इसका एवरेज लेना था, तो हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए। ये सारा वैल्यू हमारा सही है, लेकिन कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दिए। ठीक है, तो जब मिस्टेक कर दिए तो वैल्यू हमारा कुछ और आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको वापस से चाहेंगे कि सुधार ले, तो वैल्यू हमारे पास पूरा है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास पूरा है, इस वैल्यू को हम बाद में सुधार सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से है। एक लास्ट बचता है आपके पास रैंडम एरर। तो रैंडम एरर वही कहता है, रैंडम एरर का मतलब क्या है कि ये जो हम लोग टाइप पढ़े हैं, इसको छोड़ करके बाकी जितने तरीके का एरर होगा, वो सारा का सारा एरर आपका रैंडम एरर के तहत आएगा। बस बस सिंपल सा चीज है, जिसका कोई, हाँ, हाँ, ये दोनों को छोड़ करके जो भी हो गया, जिसका कोई कारण हमको नहीं पता है, जिसका कारण पता है वो हमको दुइयों को पता है, ग्रॉस पता है, इंस्ट्रूमेंटल पता है, उसके बाद जितना भी एरर हो गया वो सारा का सारा रैंडम एरर में चला जाएगा।
ठीक है, वही चीज है यहाँ पे स्टैटिक करेक्शन का बात किया है, अभी अभी हम लोग बात किए। स्टैटिक करेक्शन क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जो कर रहे थे, ट्रू वैल्यू कर रहे थे, तो ये हमारे पास एरर का वैल्यू आ रहा था, और बोल रहे थे कि जो ये वैल्यू आ रहा है उसको उल्टा कर दो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसको निगेटिव कर दो, अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर दो, और वही हमारा स्टैटिक करेक्शन हो जाएगा। उसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर स्टैटिक करेक्शन का हमको करना है, सॉरी, स्टैटिक करेक्शन हमको करना है, तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू ना घटा करके हम ट्रू वैल्यू में से क्या कर लें, मेजर्ड वैल्यू को घटा लें। ठीक है, एक ही बात है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला ना हो जाए इसके लिए हम वो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, बाकी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गारंटीड एक्यूरेसी एरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गारंटीड एक्यूरेसी एरर। गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है जो कि इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर कंडीशन पे, जिस ह्यूमिड कंडीशन पे, जिस प्रेशर कंडीशन पे, ठीक है, बना रहा होगा, जिस तरह से उसका कैलिब्रेशन यूज कर रहा होगा, कैलिब्रेशन में जिस तरह का स्केल यूज किया होगा, इसके वजह से क्या होता है कि जो वो कैलिब्रेशन करेगा ना, ऐसे करके मान के चलिए उसको कैलिब्रेशन करना है, उसको ये चीज कैलकुलेट करता है तो उसको समझ में आता है कि ये जो फुल स्केल है, यहाँ पे जो हम मैक्सिमम 100 वोल्ट को अगर हम मेजर कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर हम 100 वोल्ट को मेजर कर रहे हैं, तो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बना है ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 100 है, ये -100 है। ठीक है, तो जब ये बना रहा है सिस्टम को, तो उस समय इसको पता रहता है कि हम जो ये सिस्टम को कैलिब्रेट किए हैं, इसमें ±2% का क्या है, वेरिएशन आ सकता है। और ये ±2% का वेरिएशन जो होता है वो हमेशा फुल स्केल पे प्रोवाइड करता है। जब भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आप लीजिएगा, कोई मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, एरर का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है ±2%। ठीक है, कि 2% इसका वैल्यू जो है ज्यादा हो सकता है, 2% वैल्यू इसका कम हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 2% जो वैल्यू रहता है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। अगर ये वैल्यू फुल डिफ्लेक्शन करता है, तब इसमें 2% प्लस माइनस का वैल्यू का अंतर आता है। और ये इसलिए करता है कि आप मैक्सिमम जो गलती कर सकते हैं, इस 100 वोल्ट का 2%, यानी मैक्सिमम गलती आप प्लस या माइनस 2 हो सकता है, +-2 वोल्ट का गलती हो सकता है। तो जब 100 पे +-2 है, ठीक है, तो एक्चुअल में देखिएगा तो अंदर में आपको कमी होगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि ये हमेशा कितना है, +-2, यानी कि 100 का 2 यानी 2 वोल्ट हमेशा आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आप इस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं। तो ठीक है, यहीं से क्या आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए पहले इस चीज को देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद। गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहता है कि व्हेन एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एरर इज कॉल्ड गारंटीड एक्यूरेसी एरर। अब देखिए क्या है, ये जो स्केल बना है मेरे लिए, ये बना है हमको एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने के लिए, और ये क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट ही कुछ एरर दे रहा है। यानी कि इसीलिए क्या कहते हैं कि इसको हम एक्यूरेसी मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और यही क्या कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है कुछ। इसीलिए क्या कहता है कि जब एक्यूरेसी ही एरर के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए, जब एक्यूरेसी ही एरर के टर्म में एक्सप्रेस कर दे हम, उसी को क्या बोलते हैं, जीएई, यानी कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर बोल देते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। आप इसका इस्तेमाल जो है ना, वो जिस भी स्केल पे कर लीजिए, जिस वैल्यू के लिए कर लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नोट में क्या लिखता है कि एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एंड एज वी मूव टू इनिशियल स्केल लिमिटिंग एरर इंक्रीजेस एंड एक्यूरेसी डिक्रीजेस। अभी अभी वो बात बताए थे कि ये जो एरर दिया हुआ है, ये फुल स्केल का एरर दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम इसमें नीचे जा रहे हैं, हम मेजर तो कर रहे हैं कम वैल्यू को, लेकिन हम एरर को मान रहे हैं कि नहीं भाई मेरे पास 2 वोल्ट का एरर आया है।
वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं कम, लेकिन एरर मान रहे हैं कि नहीं 2 वोल्ट का एरर आया। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे हम इसमें कम वैल्यू को मापेंगे, हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा, घटेगा। और एक्यूरेसी घटेगा यानी कि लिमिटिंग एरर जो है हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, लिमिटिंग एरर बढ़ेगा और एक्यूरेसी घटेगा अगर कि फुल डिफ्लेक्शन से जितना हम इसके इनिशियल पॉइंट की तरफ जाए। यानी अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो था कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहीं मतलब काम आएगा वहीं जहां क्वेश्चन पूछे। अब हमारे पास दो गो यहाँ पे मान के चलिए कि ये कोई वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसका रेंज है 20 वोल्ट। ठीक है, इसका रेंज है 20 वोल्ट। इसका कुछ प्लस माइनस गारंटीड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है। चलिए इसका भी 2% मान के चलिए दिया हुआ है। ठीक है, और एक और वोल्ट मीटर है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 वोल्ट। ठीक है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 वोल्ट। हमको मेजर करना है 15 वोल्ट का वैल्यू। हमको मेजर करना है 15 वोल्ट। इसका भी एरर जो है वो प्लस माइनस 2% ही है। ठीक है, तो अब हमको ये बताइए 2% नहीं, इसका मान के चलिए 1% है, कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि हम वहां पे दो दो पढ़े थे तब ये है, तो आगे पीछे रहेगा तो क्या होगा। बाबू, ए बाबू, या तो पूजा मौसी को बोलो तो पानी एक गिलास देगी। देखिए, तो अगर बोलता है कि ये 20 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये 30 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर हमको 15 वोल्ट का वैल्यू मेजर करना है, तो इस दोनों में से हम किसका इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे, 1 वाले का या 2 वाले का। ठीक है, यानी कि हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे 20 वोल्ट वाले का। क्यों? क्योंकि 15 वोल्ट जो है ये 20 वोल्ट के नजदीक पड़ेगा। तो जब ये 20 वोल्ट के नजदीक पड़ेगा तो एक्यूरेसी इसका डिक्रीज तो होगा, लेकिन 30 वाले से नापेंगे तो 30 वाले से ज्यादा दूर पड़ रहा है। इसलिए 30 वाले से जब नापेंगे तो एक्यूरेसी इसका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्यूरेसी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे। क्या क्या फिर से बोलिए। तब भी अगर यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 2%, इसीलिए तो हम दूसरा वैल्यू लिए। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन में देता है फंसाने के लिए। ये कुछ भी दिए हुए रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है गारंटीड एक्यूरेसी। हाँ, एक से बढ़िया कोई एग्जाम्पल होता ना, तो जैसे उस वो ठीक ना उसमें वो। हाँ हाँ, देखिए देखिए, ठीक है, आप सही है। नहीं नहीं, ये अभी सही जगह पे पहुंचे हैं। जैसे 2.5 किलो वाला से अगर वो 40 किलो नाप रहा है, तो अढ़ाई अढ़ाई किलो में अगर 100 100 ग्राम भी अगर वजन का डिफरेंस होगा, तो समझिए कि कितना वजन का डिफरेंस कर दिया। ठीक है, और वही उसी के जगह पे अगर 30 और 10 वाला आप यूज कर लेते, तो 30 और 10 से मान के चलिए 100 100 ग्राम के अंतर है, तो आपको 200 ग्राम के अंतर आया। अगर 250 250 ग्राम में 50 से 50 ग्राम के है, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर ना आ गया। यही चीज तो समझना है, यही सही एकदम एग्जाम्पल दिए थे। बस। ठीक है। तो ड्यूटी में मोरेठा बनवाऊं यार, ड्यूटी में यूनिफॉर्म पहना ही आदमी के। नहीं, बात तो सही है। चलिए, एरर में किसी तरह का कोई दिक्कत अब नहीं आया। चलिए एगो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे हम एगो क्वेश्चन लिख के रखे हैं। ठीक है, सुधीर भाई जी, आप ही को दिक्कत हो रहा है तो आप ही बनाइएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या बोलता है, नहीं जैसे आप भी बनाइए लेकिन आंसर उनको देने दीजिएगा, आप आंसर बना के रखिएगा। एक वोल्ट मीटर है। अरे यार, आज पता नहीं क्या हो जा रहा है, इसको हम समझ में नहीं पा रहे हैं। इतना गंदा चल रहा है ना, देख रहे हैं, हम ले रहे हैं इरेजर और काम कर रहा है इस पेन। अरे भाई भाई क्या बात। ठीक है,
अरे नहीं काम कर रहा है यार। हमको लगता है कि अब को पैडवा ले ही पड़ेगा, 1000 2000 लगावे पड़ेगा। चलिए। देखिए, 0 से 2 वोल्ट का ये क्या है, 0 से 20 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसका फुल स्केल डिस्प्लेक्शन पता चल गया ना सुधीर भैया? ठीक है। हाँ, 20 वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन हो गया। इसका गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 1% का। ठीक है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर 1% का दिया हुआ है। इससे हम 5 वोल्ट को मेजर कर रहे हैं, इस स्केल से हम लोग 5 वोल्ट मेजर कर रहे हैं वोल्टेज को। ठीक है, तो हमको बताना है कि लिमिटिंग एरर कितना होगा। ठीक है, लिमिटिंग एरर कितना होगा, सॉरी, गारंटी। सबसे पहले तो ये बताइए कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना होगा। ठीक है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना होगा, इसके लिए तो पेन का भी जरूरत नहीं है, देख के बता सकते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि इसका परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा। ठीक है, ये दो चीज निकालिए तो फटाक से। परसेंटेज लिमिटिंग एरर है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मतलब जो आप मेजर करके ला रहे हैं वो वाला वैल्यू, और जो ट्रू दिया हुआ है वो वाला वैल्यू, और बटा में क्या, ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसी को गुना कर दीजिएगा 100 से, तो ये परसेंटेज लिमिटिंग निकल जाएगा। सॉरी सॉरी, तो रुकिए रुकिए, हम थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट पे चले, ये स्टैटिक एरर का कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, हालांकि लागू हो जाएगा, बनाइए, आंसर में बताएं। बनाइए संजीत जी, आप बना रहे हैं। 0.2% नहीं, 0.2 वोल्ट। वोल्ट, हाँ। हाँ, वो ठीक है, आगे आइए। हाँ, तब और क्या, फुल स्केल पे निकालते हैं, बोले ना, कितना बार बोले, फुल स्केल पे निकालते हैं, ये तो बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया जी संजीत, सुधीर जी, सुधीर जी। और 0.2 वोल्ट, अरे 20 का 1% भाई। ठीक है, 2% क्या आ गया, ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर आ गया। ठीक है, यानी एरर का वैल्यू इतना है। ठीक है। हाँ, अब कंफर्म, कंफर्म है तो एकदम टाइट है, ठीक है बा। हाँ हाँ। 30 वोल्ट नाप कैसे दे मुँह, नाप कैसे दे मुँह महाराज, 20 किलो के बट खा रहा था, 30 किलो कैसे नाप दे तू। अब एक के बार नापेला है, एक ऐसा थोड़ा है कि 2 बार लगा ले लिए। ना भाई, कभी भी पूछेगा तो डिफ्लेक्शन के अंदर पूछेगा, ज्यादा कैसे पूछ देगा। देखिए, उसके बाद वही लिमिटिंग एरर, देखिए सुधीर जी, गारंटेड एक्यूरेसी तो निकाल लिए, ठीक है। अब अगर लिमिटिंग एरर पूछ दिया, तो लिमिटिंग एरर क्या होता है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर जितना आया ना, इसमें से जो लिमिटिंग एरर, जो वैल्यू आप मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और गुना 100 कर दीजिए। बिल्कुल, 4% आ जाएगा। ठीक है, ये
ये लिमिटिंग एरर क्या हो गया, इसका लिमिटिंग एरर का परसेंटेज आ गया। अब एकदम ये दो चीज याद रख लीजिए, ठीक है। अ, अगर न्यूमेरिकल आएगा एरर से, तो अभी जो दो गो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं इससे आगे नहीं आएगा। अगर आएगा तब की बात कर रहे हैं। एक बार वही पढ़े हैं कि स्टैटिक एरर वाला, ठीक है, कि स्टैटिक एरर मेजर माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, और परसेंटेज स्टैटिक एरर वहीं से निकल जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आइए हम लोग सेंसिटिविटी पे। तो सेंसिटिविटी क्या होता है ना, किसको? अच्छा वो, हाँ, एक्यूरेसी देख लेते हैं। अरे यार, ये स्टैटिक करेक्शन ना, ये वाला तो पढ़वे किए। अच्छा, इसका बोल रहे हैं। एक्यूरेसी तो वही है कि जितना, जैसे आप हम किसी भी वैल्यू को एक्यूरेट कब बोलेंगे, जैसे कि मान के चले कि हमको 10 एम्पियर अगर मेजर करना है, ठीक है, तो हम अगर 9.9 मेजर कर ले रहे हैं, और एक एक इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है 9.8 एम्पियर, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन हो गया? 9.9 वाला। यानी कि जितना क्लोज रहेगा ट्रू वैल्यू से कोई इंस्ट्रूमेंट, जितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का डेफिनेशन पूछेगा तो क्लोजनेस क्लोजनेस टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से जितना नजदीक हम लोग रहेंगे उसी को एक्यूरेसी बोल देंगे। सिंपल सा चीज है। एक्यूरेसी बराबर फार्मूला कुछ ही होगा। एक्यूरेसी डेफिनेशन हुआ। अरे वो तो एरर ना आया भाई, वो तो एरर ना हो गया। और एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर नहीं हुआ, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हम लोग जो, हाँ, हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उसमें से जो एक्चुअल वैल्यू है उसको घटाएंगे, तो पता चलेगा कि एरर जो है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब हम ज्यादा नाप ले रहे हैं कि कम नाप ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या कहता है कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस है, ठीक है, इस डिवाइस में हम मान के चले कि कुछ इनपुट दे रहे हैं और कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो कितना छोटा से छोटा इनपुट के लिए आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसमें हम 0.1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, इसको भी नाप दे रहा है, और एक जो है डिवाइस वो 1 एम्पियर से पहले उसका जो पॉइंटर हिल ही नहीं रहा है, यानी कि जो 0.1 एम्पियर को नाप दे रहा है, यानी कम वैल्यू दे रहे हैं, फिर भी अगर कुछ डिफ्लेक्शन दिखा दे रहा है आउटपुट में, तो उसका सेंसिटिविटी होगा ज्यादा। इसको सिंपल समझ लीजिए, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, ठीक है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर इनपुट का वैल्यू कम आप कर रहे हैं, इनपुट का वैल्यू कम कर रहे हैं, मतलब कि कम, अभी 1 एम्पियर दिए हुए थे तो सेंसिटिविटी कुछ सेंस कर रहा था, अब हम क्या किए, 0.5 दिए हैं लेकिन कुछ वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू शो कर रहा है। यानी कि अगर आप इनपुट वैल्यू को कम कर रहे हैं और आपको आउटपुट में कुछ मिल रहा है, यानी इसका सेंसिटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, सही बात है। दूसरा चीज क्या हो गया कि अगर आप कुछ इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है, एक डिवाइस से आप इनपुट दे रहे हैं और उसका जो आउटपुट है, जो फ्लक्चुएशन है पॉइंटर का, वो इतना ही हो रहा है, लेकिन एक दूसरा डिवाइस से दे रहे हैं और उसमें जो ये आपका पॉइंटर है इतना डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जा रहा है मतलब कि आउटपुट में ज्यादा चेंज दिख रहा है, तो जिस डिवाइस में आउटपुट में ज्यादा चेंज दिख जाएगा उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए सेंसिटिविटी का, ये देखिए क्या देता है, मेरिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी जो है, इनपुट अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, इसका रेशियो भी होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखा है पढ़ लीजिए इसको। इफ इंस्ट्रूमेंट हैज हाई सेंसिटिविटी देन इज हैज लेसर लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट वही चीज बताए थे
कि इनिशियल टाइम में पॉइंटर अगर 0 पॉइंट पे है और इसको यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए होगा, ठीक है, उसी को हम लोग लोडिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो मतलब पॉइंटर को अपने इनिशियल पोजीशन से हिलने के लिए जिस कम से कम इनपुट वैल्यू का इस्तेमाल करेगा, जो कम करेगा उसका लोडिंग इफेक्ट कम होगा, जो ज्यादा करेगा उसका लोडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो कम करंट या कम वोल्टेज पे भी डिफ्लेक्शन क्या कर देगा, दिखा देगा। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी हाई होगा जब उसका लोडिंग इफेक्ट कम होगा। सेंसिटिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। तो यहाँ हो भैया कि सब चल गल हो। हाँ ठीक है साहब, साहब हाँ ठीक है। ठीक है, यहीं से एक टर्म आता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या कहता है कि, हाँ सर, ना ना ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है, आएगा तो म्यूट कर देंगे, चिंता मत कीजिए। डिफ्लेक्शन फैक्टर एक सेंसिटिविटी का एक एक और मतलब आप कह लीजिए कि क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है, बस सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, डिफ्लेक्शन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसी को डिफ्लेक्शन फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, वहां पे आउटपुट चेंज इन आउटपुट बटा इनपुट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इनपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, यही तो हो जाएगा सेंसिटिव डिफ्लेक्शन फैक्टर। 1 अपॉन सेंसिटिविटी कर लीजिए। ठीक है, सेंसिटिविटी बताए थे ना, फैक्टर कहाँ, फैक्टर कहाँ रहा? अच्छा, ये लोडिंग इफेक्ट बताए थे, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर था, हाँ। सेंसिटिविटी को ही हम लोग स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी ही, हाँ कभी कभी बोल देंगे, मन करेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या है, आप सिंपल इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई एक स्केल है, अगर कोई एक वोल्टमीटर या एमीटर है, ठीक है, और इसका स्केलिंग जो किया हुआ है, इसका जो स्केलिंग किया हुआ है 0.1 वोल्ट के लिए किया हुआ है, इसका कैलिब्रेशन है कि ये 0.1 वोल्ट को भी अच्छे से ही सारे चीज को शो किया है। ठीक है, और एगो जो है यहाँ पे 0 वोल्ट पे है, तो दूसरा 5 वोल्ट पे है, और तीसरा 10 वोल्ट पे है, मतलब 5-5 वोल्ट के अंतर पे है। तो रिजोल्यूशन पूछेगा कि रिजोल्यूशन किसका ज्यादा है, तो जो जितना कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है, उसी का। अब ये जो है ना, ये कैलिब्रेशन से साफ साफ रिलेटेड है, यानी कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हाँ, जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू होगा उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, हाँ वैल्यू को मेजर, हाँ मेजर कर सके। जैसे अगर हम लोग घड़ी का इस्तेमाल करें, घड़ी का बात बोले, तो घड़ी का जो रिजोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल जो सेकंड वाला टाइम है, टिक जो कर रहा है हर एक सेकंड पे, वो हर एक सेकंड पे जो दीवार घड़ी है उसका रिजोल्यूशन वो सेकंड में हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर आप कोई एक एटॉमिक वॉच ले लीजिए तो वो मिली सेकंड में भी मेजर कर देता है, 0.001 सेकंड को भी बता देगा। यानी कि रिजोल्यूशन जो होगा एटॉमिक वॉच, एटॉमिक घड़ी का ज्यादा होगा हमारे दीवार घड़ी से। वहीं से आप डिजिटल वॉच ले लीजिए, अगर हाँ, डिजिटल वॉच अगर आप ले लीजिए, तो डिजिटल वॉच का जो रिजोल्यूशन होता है वो हर 1 मिनट पे आपको शो करता है। ठीक है, अभी 1 बज के 1 मिनट हो रहा है, तो अगला 1 मिनट होगा, तभी 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका रिजोल्यूशन जो है हमारे दीवार घड़ी से क्या है, कम है। ठीक है,
फॉर वही चीज है कि फॉर्मूला पर डायरेक्ट लिख करके अभी मत कर दीजिए कि नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ रहा है तो रिजोल्यूशन घट जाएगा। ठीक है। यहाँ वैल्यू को मेजर कर पाएगा। हाँ। उसी चीज को नोट में यहाँ लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीजेस देन रिजोल्यूशन इंक्रीजेस फॉर सेम रेंज। इस चीज को हमेशा याद रखना है। यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर 20 वोल्ट का था तो उसी वोल्ट 20 वोल्ट के लिए अगर हम डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन को और बढ़ा दें तो इसका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस। ठीक है। आज तो यार 20 मिनट समय तो हमको लग रहा है ना कि खाली हमको स्क्रॉल आगे पीछे करे में ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए हिस्टेरिसिस एरर में। तो हिस्टेरिसिस एरर क्या कहता है कि जैसे हम लोग हिस्टेरिसिस है वो कर्व जो बनाते हैं ना ऐसे कर्व वाला। ठीक है, जिसमें ऐसे करके ही जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है। ये ऐसे करके जो हिस्टेरिसिस वाला एरर बनाते हैं, जहाँ पे एक ही वैल्यू के लिए एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट शो करता है। ठीक है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक ही इनपुट के लिए दो गो डिफरेंट रीडिंग अगर शो कर रहा है तो वैसे एरर को हम लोग हिस्टेरिसिस एरर बोल देते हैं। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट शोज डिफरेंट रीडिंग्स फॉर द सेम इनपुट। ये इनपुट सेम दे रहे हैं और कभी कभी रीडिंग ये दे दे रहा है और कभी रीडिंग दूसरा दे दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस एरर। और ये आता है वही मैग्नेटिक वाला सर्किट में, जो पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो हम लोग बीएच कर्व बनाते हैं। ठीक है। हिस्टेरिसिस का और मैग्नेटिक प्लस का जो हम लोग कर्व बनाते हैं उसी में इस तरह का एरर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेड टाइम और डेड जोन। अरे यार। ठीक है। डेड टाइम है और डेड जोन है। डेड टाइम क्या कहता है, डेड टाइम में कहता है कि जैसे मान के चले कि वही चीज जिस जिस डिवाइस का लोडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसका डेड टाइम ज्यादा होगा। मतलब क्या है, मतलब है कि अगर अगर हम किसी किसी डिवाइस पे, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे कुछ हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इस पॉइंटर को हिलाने में जितना समय ले ले रहा है उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम को हम लोग क्या मेजर करते हैं, एज अ डेड टाइम मेजर करते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर डेड जोन की बात करेगा तो डेड जोन में क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट शो ही नहीं कर रहा है। अगर मान के चलिए इस बार कोई इंस्ट्रूमेंट है और हम इस पे 0.1 से लेकर के 0.6 वोल्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कुछ शो ही नहीं कर रहा है डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डेड जोन हो जाएगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एज अ डायोड वाला सिग्नल से। एक प्रैक्टिकल एक जब आइडियल डायोड का हम लोग जब, बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं कर रहा है। हाँ। दे, हाँ उतना। हाँ। तो जैसे देखिए ये डेड टाइम हो गया, इसको हम किस में मेजर कर, रुके बनाते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ हाँ वही है वही है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टैटिक एरर। ठीक है।
तो रिलेटिव स्टैटिक एरर यही वाला चीज था, जिसको हम लोग अभी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, इसी चीज को हम लोग क्लियर किए थे यहाँ पे। ठीक है, अब आइए इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि इतना जो पार्ट था आपका, ये था आपके पास एरर से रिलेटेड। मतलब अगर एरर से कोई भी सवाल बनाता है, एरर से कोई भी सवाल बनाता है, तो 95% हम चांस लेकर के चल रहे हैं कि जितना अभी हम लोग चीज पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन बनाएगा, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब इंस्ट्रूमेंट में आइए। हम्म, एक रुकिए भाई, थोड़ा सा हम इसको काट के फिर से चालू करते हैं। ना कचरा करके रखे हुए हैं भाई। देखते हैं यार, जाते हैं कल, गया देखते हैं, साला पैड वाला नहीं लेता है, लगे वाला लेगा, दर्द कर ले साला ये। वो सुविधा क्या दे रहा है कि एकदम। चलिए तब तक ओपन करते हैं इसको, इसमें देखिए। चलिए आइए इसमें। ठीक है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट करेंगे खाली, लिख नहीं पाएंगे इसमें भी। अ, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स जो पढ़ते हैं, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं हम, तो कुछ एरर आ रहा है, तो हम कितने तरीके का इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 टाइप का देता है इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो पूरे सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी और ये 4 गो। ठीक है, इसमें खास करके इंडिकेटिंग टाइप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमको ध्यान में रखना है। और रिकॉर्डिंग टाइप में जो आपके पास ओसिलोस्कोप है, इसको हम लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो टाइप जो बांटा है इंस्ट्रूमेंट का, इसको 4 टाइप में बांटा है। सबसे पहला कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट को क्या कर रहा है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ हमको रिस्पांस दे रहा है, और वो हमको बताने का काम कर रहा है कि भाई तुम जो ये इनपुट दे रहे हो, ये इतना वोल्ट का वोल्टेज है या इतना एम्पियर का करंट है। और जैसे ही उस इनपुट को हटा रहे हैं, वो क्या कर ले रहा है, वो आपका फिर से इनिशियल पोजीशन में चला जा रहा है। रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें उसको रिकॉर्ड करेगा, जो भी आप इनपुट दे रहे होंगे उसको वो रिकॉर्ड करने का काम करेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोरेज ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप यहाँ पे एक ऐसा भी होता है जो कि खाली आप इनपुट दीजिएगा, वहां पे आउटपुट शो कर देगा। लेकिन कुछ ओसिलोस्कोप ऐसा भी होता है जिसको वो वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आप उसको कह सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कुछ आउटपुट लिए और उसको एज अ हार्ड कॉपी आप निकाल लिए, या उसको कहीं सेव करके रख लिए कि यहाँ पे कितना वैल्यू आया है, क्या वैल्यू आया है। ऐसे को हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप का बोलेंगे। उसी टाइप से होता है आपका इंटीग्रेटिंग और नल इंस्ट्रूमेंट। तो इस 4 इंस्ट्रूमेंट में पूरा का पूरा आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।
इसे फिर कहता है कि इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, हाँ, एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है ये इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वैल्यू को डायरेक्ट रीड नहीं करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द मेजरेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका जो यूज है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग खास करके लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी चीज के स्टैंडर्डाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग सेकेंडरी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको बनाने के लिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो कैलिब्रेशन देना होगा उसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यहाँ पे कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो अलग अलग तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। प्राइमरी तो सिंपल सा हो गया कि वही यूज हो रहा है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होगा इसको हम लोग तीन भाग में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो गया बेस्ड ऑन इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है इसका। ठीक है, बेस्ड ऑन मेजरेंट, बेस्ड ऑन मेजरेंट मतलब कि ये किसको मेजर कर रहा है। ठीक है, और तीसरा है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो जो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन है ना, यही चार टाइप का होता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए। ठीक है, ये जो चार टाइप है ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पे है कि एक क्या कर रहा है, एक सिर्फ शो कर रहा है, एक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एक वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा है, एक इंटीग्रेटेड टाइप का है और एक नल टाइप का है। बेस्ड ऑन मेजरेंट क्या हो जाएगा, तो जैसे कि ये वोल्ट को मेजर कर रहा होगा वोल्ट मीटर, जैसे कि वो करंट को मेजर कर रहा होगा एमीटर, जैसे कि वो वाट मीटर यूज कर रहा वाट मीटर होगा। ठीक है, पावर को मेजर कर रहा होगा। ठीक है, वैसे ही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है इसके अनुसार पे हम लोग चार टाइप में बांटते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना इंस्ट्रूमेंट, वो इन्हीं चारों प्रिंसिपल में किसी न किसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ये इंडक्शन पे काम कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम कर रहा होगा या इंडक्शन पे काम कर रहा होगा। और चौथा और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये थर्मल प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि कौन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको देख लिया जाए ताकि हमको इंस्ट्रूमेंट समझने में आसानी हो जाए। इसमें तीन तरीके का टॉर्क इस्तेमाल होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है कि जैसे अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है या करंट मेजर करना है, तो अगर हम कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम पे और या कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम पे और उस इनपुट के वजह से इस सिस्टम में जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, सिस्टम में मतलब कि ये जो हमारा पास मीटर लगा हुआ होगा, कोई भी एक जो सिस्टम होगा जिसमें हम मेजर कर रहे होंगे, तो उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ होगा। सिस्टम में हम क्या, जैसे मान के चले एमीटर है, तो एमीटर एक पूरा सिस्टम है, इसमें हम करंट प्रोवाइड कर रहे होंगे और उसमें एगो ऐसे करके स्केल लगा हुआ होगा जो कि बताएगा कि जो आप करंट दे रहे हो इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो स्केल लगा हुआ है, तो अगर हम जिस वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं
इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, यानी कि इस करंट के किस प्रॉपर्टी पे या किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये पॉइंटर। यहां जो करंट जा रहा है, इस करंट जाने के टर्म में इसके अनुसार ये किस पैटर्न पे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज भेज रहे हैं तो इस वोल्टेज के किस तरीके से, वोल्टेज के बिहेवियर के किस तरीके से ये जो हमारा स्केल है, जो हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो किस तरीके से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये पहला हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा? तो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा कि जैसे मान के चलिए कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्केल लगाए हुए हैं, हम यहाँ पे करंट दिए 3 एम्पियर का, ये इसका डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया, 3 एम्पियर पे आ गया, 3 एम्पियर पे आ गया। अब जब हम यहाँ से करंट हटाएंगे तो ये वापस से यहाँ पे अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहिए ना। ठीक है, तो या तो इसको अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहिए, इसके लिए कह लीजिए, या फिर जो हम करंट दे रहे हैं तो कितना करंट देंगे तो कितना वो डिफ्लेक्शन देगा, इसके लिए कह लीजिए। दोनों के लिए, दोनों काम के लिए हम लोग एक कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल, जो कि एक टॉर्क प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का दो काम है, एक तो है कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट से कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा ये तय करेगा, कितना अमाउंट ऑफ इनपुट से कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा ये तय करेगा। और दूसरा, जब वहां से इनपुट हटा देंगे तो उस स्केल को अपने वापस से इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करेगा। ठीक है, तो एक कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा काम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लीजिए ताकि जब हम इसको पढ़ें तो जल्दी जल्दी में क्लियर हो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, जैसे कि अभी अभी हम बोले, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, अगर यहां से हम करंट के रूप में अगर आई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वोल्टेज के रूप में वी दे रहे हैं, तो इसका जो स्केल है, इसका जो प्रॉपर स्केल यहाँ पे लगा हुआ है, ये चाहे तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के वैल्यू के या वोल्टेज के वैल्यू के, या फिर ये टॉर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है आई के स्क्वायर के, वी के स्क्वायर के। ठीक है, या फिर ये जो है ये किसी डिफरेंशिएशन के वैल्यू के dx बाई dt, किसी वैल्यू के डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, टॉर्क लगा सकता है। अगर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो डिफ्लेक्शन जो है उस करंट या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो सकता है, इसका डिफ्लेक्शन जो है उसका स्क्वायर के मतलब उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में हो सकता है, या फिर कुछ उसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू के प्रोपोर्शन में हो सकता है, या फिर उसके कुछ इंटीग्रेटेड वैल्यू के प्रोपोर्शन में हो सकता है। मतलब किसी न किसी तरीके का मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टॉर्क को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानने का जरूरत है कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, और जिस जिस तरीके से लगाया जाएगा उसके तरीके से उसका बिहेवियर होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं एक स्प्रिंग का। ठीक है, एक तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग का, और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी का। ठीक है, दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी का। तो अगर हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रिंग का क्या होता है कि जैसे स्प्रिंग जो है, ठीक है, तो इसके पास एक अपना इनहेरेंट पावर होता है कि इस पे कितना फोर्स आप लगाइएगा, आप इस पे कितना फोर्स लगाइएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और कितना होगा। और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है,
तो यही चीज है, स्प्रिंग कंट्रोल जो है, स्प्रिंग, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया, गलती हो गया। थीटा जो है ना, ये थीटा क्या है, उसके डिफ्लेक्शन को शो करता है कि स्प्रिंग जो है जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के। ठीक है, इसी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग एक, क्या चीज, बोलिए बोलिए। अच्छा हाँ, फिर से बोलिए। हेलो। अरे रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। हम्म। वो तो सही है, वो तो आप सही बोल रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि, हम जो बोल रहे हैं कि जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, ठीक है, टीसी, ठीक है, तो एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ही प्रभावित होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अ, फिर से देखिए, फिर से देखिए। नेटवर्क की दिक्कत हो तो देखिए। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं संजीत भाई, कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, ठीक है, इसमें जो थीटा की बात कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ही प्रभावित होगा। ठीक है, मतलब थीटा में जो भी चेंज आना है, हाँ, वही बोल रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ही प्रभावित होगा थीटा का वैल्यू। ठीक है, यहीं से, अच्छा ये टीसी लिख दिए जी। ओ, टी, अच्छा बोल भी रहे थे, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ना, वो क्या होगा, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और तो यहीं से स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आता है। ठीक है, कि स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है, टीसी इक्वल्स टू के थीटा हो जाता है। हाँ, हम कोची हम, हमारा तो ट्रेन ना धरे पड़ती है अब, वहां पहुंचेला। नेटवर्क का ही एरर होगा। हमरा कुछ करे से कुछ न होते, उनका नेटवर्क रहती तो अपने से हो जाते। हमरा जे करे लाइव हम कर ले तबे तो के नजर आवी था। फिर से ज्वाइन हुई, ठीक है। इसमें क्या करें, चलिए। हाँ, ठीक है, यही है स्प्रिंग कंट्रोल, कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसी से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर स्प्रिंग टूट जाए, ठीक है, अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी समय स्प्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें, अरे नहीं यार, कैसे बात कर रहे हैं, बंद कैसे कर देंगे, और सबके नजर आ रहा है, आपके लिए बंद कर देंगे।
क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो ओपन करके इसको रख दिए हैं, देखिए ना। इसको तो जिसके पास भी होगा वो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, हमको कुछ करना ही नहीं है। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? अच्छा रुकिए, इनके लिए एक बार फिर कर लेते हैं, रुकिए। स्पेशल ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर सुधीर कुमार वर्मा। हाँ तो हम पढ़ावा थे लेकिन सुतवे कराए थे। क्लासों में हो वाला है। इतना बोलवे कर रही कि लेकिन के नींद आ जाए। अब दिख रहा है जी सुधीर भाई? नहीं तो फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपका। आप लोग को दिख रहा है संजीत जी? नहीं, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है। तो वही चीज हम लोग देख रहे थे कि अगर स्प्रिंग टूट जाता है। हाँ वही वही। अगर स्प्रिंग टूट जाता है, ठीक है, अगर स्प्रिंग टूट जाता है, हम कुछ मतलब अगर मेजर कर रहे हैं, उस बीच में अगर स्प्रिंग टूट जाता है, तो तो, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी को छोड़ करके, ठीक है, उसमें क्या होगा कि स्प्रिंग जो आपका पॉइंटर है वो फुल स्केल पे पहुंच जाएगा। अगर बीच में स्प्रिंग टूट जाता है तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है पीएमसी को छोड़ करके, उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो आपका फुल स्केल पे पहुंच जाएगा। पीएमएमसी में ऐसा क्यों नहीं होता है? पीएमएमसी में इसलिए नहीं होता है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है ना, उसमें हम स्प्रिंग में ही करंट प्रोवाइड करके रखते हैं। स्प्रिंग में करंट देले रहते हैं जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर बीच में स्प्रिंग टूट गया, तो जैसे ही टूट जाएगा तो इसमें करंट जाना ही बंद हो जाएगा, इसलिए वापस जीरो पे चला आएगा। तो सिर्फ पीएमएमसी में ऐसा होता है कि वापस जीरो में आ जाता है, बाकी सब पे कहा चला जाएगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, उसी चीज को लिखा है। पीएमएमसी में पॉइंटर विल रीच जीरो इनिशियल पोजीशन बिकॉज करंट इन पीएमएमसी पासिंग थ्रू द स्प्रिंग बिकम्स जीरो, सर्किट विल गेट ओपन। ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग बनता है, ये स्प्रिंग जो बनता है, स्प्रिंग को हम लोग ऐसा बनाते हैं, क्योंकि देखिए इसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो ही रहा है। ठीक है, वोल्टेज और करंट की ही बात कर रहे हैं हमेशा से। ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि जो स्प्रिंग हम बनाएंगे वो बार बार कभी पॉइंटर को इधर करेगा, कभी पॉइंटर को इधर करेगा। मतलब इसमें मैकेनिकल इसका स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। इन सब चीज को अगर देखा जाए तो जिसका हम लोग इस रिजल्ट पे आते हैं कि जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम से कम प्रोवाइड हो, जो मैग्नेटिक इफेक्ट से सबसे कम से कम प्रभावित हो, जिसमें करंट अच्छे से पास हो सके, जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, वैसे ही आप कह लीजिए एक तरह से मटेरियल से हम लोग स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। तो वैसा मटेरियल बन के निकल के आता है हमारे पास फॉस्फर ब्रॉन्ज का। अभी तक जो ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है इन सारे कंडीशंस पे खरा उतरता है। इसके लिए हम लोग स्प्रिंग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग टॉर्क, मतलब टॉर्क थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग का इस्तेमाल। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल। इनका इतना आवाज आ रहा है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि ग्रेविटी कंट्रोल में टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है ये होता है एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, जहां पे एम क्या है? एम होता है उस जो भी हम लोग कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस मतलब इंस्ट्रूमेंट का मास कह लीजिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नहीं, जहां पे हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मास। ठीक है,
जी हो गया ग्रेविटी, जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, ठीक है। ये भी कांस्टेंट वैल्यू, मास भी कांस्टेंट वैल्यू। एल जो हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ द पॉइंटर की शायद बात करता है, ठीक है, कि इसमें कितना लंबा आप एल को रखे हुए हैं, मतलब लेंथ को रखे हुए हैं। और ये जो होता है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वहां पे जो टीसी जो था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, ठीक है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था ग्रेविटी कंट्रोल में, ठीक है। वही वैल्यू अगर हम लोग कंट्रोल की बात करें, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो है ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। और साइन थीटा के जब प्रोपोर्शनल होता है तो साइन थीटा जो है वो एक नॉन लीनियर स्केल प्रोवाइड करता है, नॉन लीनियर। यहाँ पे जो हम लोग थीटा जो वैल्यू ले रहे थे, तो थीटा की वजह से जो आपका स्केल बन रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कि थीटा का वैल्यू जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में इनपुट, जितना इनपुट चेंज उतना आउटपुट चेंज। लेकिन अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो स्केल होगा हमारा, वो जितना इनपुट चेंज उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आउटपुट में चेंज नहीं होता है, उसमें क्या होता है एक वेरिएशन होता है, +1 टू -1, +1 टू -1, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा कि जब हम ग्रेविटी कंट्रोल से हम किसी भी पॉइंटर को बनाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, उसका एक प्रॉपर रेंज आ जाएगा, उसका एक प्रॉपर रेंज हो जाएगा कि इस रेंज से इस रेंज में ही ये क्या है पॉइंटर ये घूमता रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो आपका साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही होने से इसका जो स्केल भी होता है वो भी क्या हो जाता है आपका नॉन लीनियर हो जाता है। दूसरा इसमें कंडीशन क्या है कि जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल होगा, तो ग्रेविटी तभी काम करेगा जब वो फुल्ली परपेंडिकुलर इस तरीके से, यहाँ पे कुछ लटका हुआ अगर है तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि ग्रेविटी कंट्रोल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से वर्टिकली प्लेस करके रखना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ कि अगर साइन थीटा यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। इसीलिए ग्रेविटी कंट्रोल जो है ना, ग्रेविटी कंट्रोल में स्केल जो बनेगा वो अप टू 90 डिग्री तक ही बनेगा। ग्रेविटी कंट्रोल में अप टू 90 डिग्री का ही स्केल बनेगा। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल की बात करें तो स्प्रिंग जो है वो पूरा गोल घूम सकता है, उसमें ज्यादा करंट देंगे वो पूरा अपने आप को रिपीट कर देगा। यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल में हम लोग 360 डिग्री तक का सर्कुलर स्केल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी या फिर प्रोज एंड कॉन्स जो भी है देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डैम्पिंग कंट्रोल। डैम्पिंग कंट्रोल क्या है कि, तो डैम्पिंग को सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल भाषा में समझिए कि जैसे कि मान के चलिए कि ये यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है। तो पॉइंटर अगर यहाँ से एक फोर्स के साथ 2 एम्पियर करंट तक जा रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट को हमको नापना है, तो हम क्या करें, जैसे ही करंट दिए तो ये क्या करेगा, यहां से चलना शुरू करेगा 2 एम्पियर तक, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये यहां से चलना शुरू करे, और मतलब अचानक से अगर हम करंट दिए ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ये 2 एम्पियर तक जा सकता था, 2 एम्पियर तक जा सकता था। तो मैक्सिमम ये 2 तक तो पहुंचा, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे रुक नहीं पाया। ये क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर वापस ऐसे 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 डोलने लगा, और डोलते डोलते 2 एम्पियर पे रुक गया, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पॉइंटर का मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल काम करने का काम करता है, उसको डैम्प करने का काम करता है। इसमें हम लोग 3 तरह का डैम्पिंग का इस्तेमाल, हाँ ऑसिलेशन बोल सकते हैं बिल्कुल। पॉइंटर को ऑसिलेट करने से या उसको वाइब्रेट करने से ये रोकने का काम करता है, ठीक है। डैम्पिंग जो है, डैम्पिंग हम लोग जनरली 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला अगर डैम्पिंग का बात करें
तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एयर डैम्पिंग का। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग यूज कर लेते हैं फ्लूइड डैम्पिंग का। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा जो है डैम्पिंग, वो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग उस दिन पढ़े थे लेंज लॉ के बारे में, उसी से एक इफेक्ट जनरेट होता है, ईडी करंट हमको जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक ईडी करंट डैम्पिंग भी हो जाता है। ठीक है। यानी जो डैम्पिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये जो चारों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये तीन तरह का डैम्पिंग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अगर कोई हम स्प्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। तो खैर रुकिए एक मिनट, ये तो आगे आ गया। ठीक है। पीएमएमसी का बात कर रहा है, अभी डैम्पिंग का बात करना अपने को। तो डैम्पिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एयर डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है। तो इसमें एयर फ्रिक्शन जो है ना, इसका हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोगों को लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करना रहेगा। हम लोग को लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करना रहेगा। ठीक है। तेल वाला देखो, इस पे होगा, इधर से कहीं रखा हुआ। देखो तो इसको उठा उठा के है। नहीं है तो उधर जाके देखो, बाहर होगा। देखो वहां पे तेल है, उसको ले जाओ। वो वाला ले जाके दे दो मम्मी को डब्बा पूरा। अरे वो है रे उजला डब्बा वहां पे। हाँ, ले जाके दे दो पूरा। ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर एयर डैम्पिंग जो है, या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब लो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन जो है, इसमें कुछ क्राइटेरिया और बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एयर में तो किसी तरह का कोई बात है नहीं। एयर जो है उसका प्रॉपर्टी आप चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के फ्लूइड में अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। कुछ फ्लूइड होता है जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। कुछ फ्लूइड होता है जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता है। कुछ फ्लूइड हो जाता है जो हाई विस्कस मटेरियल होता है। ठीक है। कुछ फ्लूइड होता है जिसका विस्कोसिटी कम होता है। तो अगर हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस है। ठीक है। कंडीशन क्या है कि इसको हाई विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। इसका विस्कोसिटी जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं करंट या वोल्टेज सर्किट में, तो वहां पे टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जा सकता है, या फिर टेम्परेचर कभी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हमको ऐसा फ्लूइड वहां पे लेना पड़ेगा जिसका कि टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा विस्कोसिटी पे प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर हम डैम्पिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हो जाएगा देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये बैड कंडक्टर होना चाहिए। विस्कस तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये बैड कंडक्टर होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डैम्पिंग कर रहे हैं, और डैम्पिंग में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कंडक्टिविटी का कोई इस्तेमाल है ही नहीं। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ इसका हम लोग खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका ईडी करंट। तो ईडी करंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। एडी करंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये डैम्पिंग का कंडीशन हो गया। डैम्पिंग में एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं कि इसका होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट तीन तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है जीरो ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एक हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट। एक हो सकता है सेकंड ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है,
उसमें एक मिनट, हाँ, जीरो ऑर्डर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका अगर हम इनपुट और आउटपुट का रेशियो देखें, जिसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं, अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें कि किस फ्रीक्वेंसी पे इनपुट जा रहा है और उसके अनुसार इसका क्या आउटपुट आ रहा है, तो इसमें अगर हम ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं जीरो ऑर्डर में, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है कांस्टेंट। ठीक है। वहीं पे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है 1/1 + st होता है। तो यहाँ पे s जो वैल्यू आ रहा है ना, इसी से हम इसको डिजाइन करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है। वहीं से एक और आता है सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का जो आता है, इसका वैल्यू हो जाता है ω n² / s² + 2 जीटा ओमेगा, 2 जीटा ओमेगा। हाँ, +ω n²। बोलिए। तो क्या करे, तो जाइए। पढ़वाऊं जी? देखते हैं इसको खत्म करके, इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करके डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है। हाँ, शाम में है। हाँ, अगर बोलिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रेजेंट है। और हम इधर नहीं पढ़ेंगे तो घरे पढ़ेंगे, घरे नहीं। शाम में टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, देखते हैं शाम में। वही है, सुधीर जी तो रहेंगे ही, राजीव जी भी रहेंगे शाम में। करते हैं, फिर शाम में करते हैं। देखिए अभी। ठीक है। देखिए। हाँ, ईडी करंट का हम लोग इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे हाई मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। ये चीज पढ़ लिए। ठीक है। वही चीज पढ़ रहे थे फिर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डैम्पिंग जो होता है ना, डैम्पिंग में ही एक डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग झीटा से, झीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू तीन तरीके से हो सकता है। इसका वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इसका वैल्यू एक से कम हो सकता है, या इसका वैल्यू एक के बराबर हो सकता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके का कंडीशन में काम करता है। तो इसका वैल्यू जब एक से छोटा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। ठीक है। छोटा का बात कर रहे हैं ना, हाँ। इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, अंडर डैम्प्ड होता है। अंडर अंडर डैम्प्ड कंडीशन होता है। अगर ये ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन हो गया। हाँ, कम्युनिकेशन जैसे देखिए, इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है ना ओमप्रिय जी, जो जो कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन में पढ़िएगा। बहुत सारा चीज ऐसा है जो जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, उसको भी आपको कम्युनिकेशन में पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को फिर आपको पढ़ना है, आपको क्या बोलते हैं, जो हम लोग एम्पलीफायर बनाएंगे, वहां पे भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ना है। तो एक ही टॉपिकवा को अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए मिलता है, अलग अलग तरीके से। ठीक है। मतलब जो इसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है प्रॉपर्टी, हो सकता है वहां पे नहीं होगा, लेकिन चीजवा यही रहेगा। ठीक है, खाली प्रॉपर्टियां चेंज होते रहता है। ठीक है। और जीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। तो प्रैक्ट आइडियली जो है ना, हम लोग जब भी सेकंड ऑर्डर का ये सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन वाला कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हम लोग आइडियली यही मान के चलते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो काम करता है वो अंडर डैम पे करता है, ओवर डैम पे नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि देखिए सेकेंड ऑर्डर का ही हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी का हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इससे हटते हैं। ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास। डैम्पिंग क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसमें टॉर्क में हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या पढ़ना है, और इंस्ट्रूमेंट में वो सब टॉर्क जो है उसका इस्तेमाल कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। हम्म, क्या हो जाए यार, खुल ही नहीं रहा साला। खुल गया। चलिए, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें हम लोग को पढ़ना, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ आए हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। हाँ, वो गाड़ी चला रहे हैं तो कभी जैसे नेटवर्क वेटवर्क का उनका दिक्कत होता रहता है, तो जब नेटवर्क आ जाता है तो कनेक्ट हो जाते हैं, वो चला जाता है तो बेचारा कर रहे हैं किसी तरीके से। इतना आ जा रहे हैं यही बहुत है। ऐसा में तो हम रहते तो थोड़ी ना हम सोचते कि चलो भाई रिकॉर्डिंगे देख लेंगे चाहे कुछ और व्यवस्था देखते। ठीक है। अरे यार ये काम ही नहीं कर रहा है यार, माथा खराब साला। चलिए ठीक, चल जाओ भाई, 10 मिनट 15 मिनट तो चल जाओ। हाँ, देखिए, अभी हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ जैसे हम लोग देख रहे थे ना, इंस्ट्रूमेंट में देख रहे थे कि चार टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे यार अभी, इंस्ट्रूमेंट का टाइप हम लोग पढ़े थे ना, इंडिकेटिंग, हाँ, इंटीग्रेटिंग वाला हलो, एगो नल टाइप था। ठीक है। तो इस, हाँ, चार गो में अब हम लोग को इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में इंटर करना है। ठीक है। यानी कि अभी से जो हम लोग चार या पांच गो जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वो सब का सब जो होगा वो इंडिकेटिंग टाइप का होगा। ठीक है। वो सारा इंस्ट्रूमेंट जो होगा इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल। इसमें मैग्नेट जो होगा परमानेंट होगा, और इसमें कॉइल जो अंदर लगा हुआ रहेगा, कॉइलवा क्या होगा, इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, और जिधर मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या देगा, रीडिंग देगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देगा। इसका हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, तो इसका कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लगाते हैं, और वही स्प्रिंग जो है इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना, जो हम लोग ये तीन गो बेसिक पढ़े हैं, इसमें देखिए, डिफ्ले टॉर्क पढ़े दो तरीके का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है। और हम लोग एगो क्या पढ़े हैं, एगो पढ़े फिर लास्ट में डैम्पिंग। ठीक है। तो जितना भी हम लोग अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये तीनों चीज का इस्तेमाल होगा। सबसे पहला तो डैम्पिंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है। दो, सॉरी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक प्रोवाइड करेगा, एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और एक डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यानी ये तीनों चीज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते चलेगा। और उसी के अनुसार जैसे हम लोग पढ़े ना, कि जैसे डैम्पिंग है, तो डैम्पिंग तीन तरीके से प्रोवाइड हो सकता है, एयर फ्रिक्शन हो सकता है, फ्लूइड फ्रिक्शन हो सकता है, या ईडी करंट हो सकता है। तो पीएमएमसी इन तीनों में से एगो के इस्तेमाल जरूर करेगा। जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क में पढ़े कि वहां पे एगो था ग्रेविटी कंट्रोल और एगो था स्प्रिंग कंट्रोल। तो पीएमएमसी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो वो तक चाहे तो इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग कंट्रोल को इस्तेमाल करेगा, या फिर ग्रेविटी कंट्रोल को इस्तेमाल करेगा। दो में से किसी एक चीज को इस्तेमाल करते ही चलेगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही पूरा का पूरा खेला है, जो कि इसमें हम लोग को समझना है। ठीक है। चलिए देखते हैं फिर।
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे, ठीक है, परमानेंट पीएमएमसी स्क्वायर में, सॉरी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, इसमें खाली आपको ध्यान यही जो जो फॉर्मूला है ना, इसको एकदम याद मत कीजिएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला को याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप खाली याद रखिए कि पीएमएमसी में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, करंट के। ये करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अगर ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि थीटा में जैसे जैसे बदलाव होगा, ठीक है, सॉरी, करंट में जैसे जैसे बदलाव होगा, स्प्रिंग वैसे वैसे घूमेगा। करंट से ही डिपेंड कर रहा ना भाई। तो करंट अगर बढ़ेगा तो स्प्रिंग ज्यादा घूमेगा, करंट अगर कम घूमेगा तो स्प्रिंग कम घूमेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ग्राफ बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट, दे रहे हैं क्या, इनपुट दे रहे हैं करंट, यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखते हैं, और आउटपुट यहाँ पे आ रहा है थीटा। थीटा क्या है, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन। बाबू हल्ला मत करो, यही रहो, अरे हल्ला मत करो। यहाँ पे मान के चलिए कि हम 2 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, यहाँ पे 6 का दे रहे हैं, यहाँ 8 दे रहे हैं, यहाँ 10 दे रहे हैं। तो यहाँ थीटा में मान के चलिए कि यहाँ पे 10 डिग्री का चेंज है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो अगर 2 एम्पियर का करंट पे 10 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो जब 4 देंगे तब 20 डिग्री चेंज हो जाएगा, 6 देंगे तो 40 डिग्री चेंज हो जाएगा, मतलब 20, 40, 60 देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, वैसे ही 80 देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। यानी देखिए ई जो है ना, स्केल जो है इसका क्या हो रहा है, ये लीनियर हो रहा है, और ये प्योर मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है। इसमें जैसे कि जो चीज दिया है ना, ये प्योर मैथमेटिक्स का यूज करता है खाली। अभी जैसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे स्क्वायर वाला टर्म, तो अब देखिएगा कैसे उसमें हम नन लिनियर बनाते हैं। यानी थीटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, ठीक है, तो ये स्केल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है ना, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क करता है। अब इसका मतलब क्या है और ये क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा रीजन समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा इसका। जैसे मान के चलिए कि ये है हमारे पास कोई पॉइंटर, और हम बोल रहे हैं आई का वैल्यू बढ़ेगा तो पॉइंटर बढ़ेगा, आई का वैल्यू घटेगा तो पॉइंटर घटेगा। अब हम यहाँ पे दे दिए मान के चलिए साइनोसॉइडल वेव, एसी करंट दे दिए, एसी करंट दे दिए, तो यहाँ से यहाँ करंट बढ़ रहा है, तब पॉइंटर यहाँ से जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से फिर घटने लगा, फिर यहाँ से पॉइंटर आएगा 0 पर, यहाँ से करंट चला गया माइनस में, तो अब करंट, अब पॉइंटर जाएगा एन में, और यहाँ से फिर चला आया 0 पर, तब फिर पॉइंटर आएगा यहाँ, फिर पॉइंटर जाएगा ऊपर, फिर पॉइंटर जाएगा इधर। यानी कि अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है भाई, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है कि ये एसी करंट को मेजर कर लेगा, ठीक है। अब इसी के जगह पे हम डीसी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए, कांस्टेंट वैल्यू दिए, 2 वोल्ट का सप्लाई दिए, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब यहाँ जो स्केल होगा 1 एम्पियर का शो करेगा, अब 1 एम्पियर पे जितना डिफ्लेक्शन है वहां पे पॉइंटर आकर के रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो पीएमएमसी जो है, ये थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब चेंज इन पॉइंटर जो होगा वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये कभी भी एसी पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर एसी पे एसी दे देंगे तो वो क्या करेगा, अपने 0 पोजीशन पे इधर 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 वाइब्रेट करते रह जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी करंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो पॉइंटर का क्या हरकत होगा, तो 0 के थ्रू क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यही करते रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है ना,
इसका कुछ एडवांटेज देख लीजिए कि क्या क्या है। ठीक है। पीएमएमसी के कर मतलब ये, अच्छा आ रहा है इसका बात कर रहे हैं ना, ये वाला ना। कर्सर बताइए ना। ई वाला इसका हाँ तो ये जो देखिए, ये जो है ना, आपको बताएं कि आपको खाली ई याद रखना है। हालांकि चलिए देख लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। ये BINA जो लिखा हुआ है ना, ये जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग जब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसका जो टोटल वैल्यू जो होता है ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वो चूंकि इसमें एक मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेट रहता है, तो परमानेंट मैग्नेट जो है ना, वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई, ये आई क्या हो गया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स इसमें आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं इस करंट से भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। ये करंट उसमें जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एन क्या हो गया, कि जो क्वाइल हम बनाए हैं, क्वाइल जो बनाए हैं, क्वाइल में जितना नंबर ऑफ टर्न है, जितना नंबर ऑफ कॉपर वायर को हम लपेटे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है। ये जो है, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इतना छोटा अगर कॉइल है, तो इसका दूसरा वैल्यू आएगा। और वही कॉइल को अगर हम साइज बड़ा कर दिए, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। यही चीज कहता है कि TD=BINA। इसमें देखिए, बी जो होगा, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो बी कांस्टेंट होगा। ठीक है। क्वाइल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए जो है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। यानी बीना में BNA जो है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। यानी कि TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया। ठीक है। TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हो गया। इसीलिए हम बोले कि खाली आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलिए, यही है। हाँ। अब समझ गए, अब आगे आते हैं। यही हो गया। अब इसका एडवांटेज अगर आप देखिएगा कि पीएमएमसी का एडवांटेज क्या हो गया, तो एडवांटेज में सबसे पहला तो हो गया कि इसका स्केल जो है वो लीनियर हो गया। स्केल लीनियर हो गया। ठीक है। या फिर यूनिफॉर्म कह लीजिए, कि यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म कह लीजिए या लीनियर कह लीजिए। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये पावर कंजम्पशन बहुत कम करता है। ठीक है। पावर कंजम्पशन जो है बहुत कम करता है। मतलब कि देखिए, पावर कंजम्पशन कर कम कहने का मतलब क्या है, कि इसमें जो आई दे रहे हैं, वो करंट जो है वो सिर्फ क्वाइल से होकर जा रहा है। अब क्वाइल में क्या है, क्वाइल में है कॉपर का वायर। तो उस कॉपर का वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो I² R का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत कम होगा। जिसके वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, क्या बोलता है कि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो है, टॉर्क टू वेट रेशियो, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है इसमें, ठीक है, उसके वेट से अगर हम इसको, बहुत आवाज हो रहा था, म्यूट कर लीजिए ना, साउंड आ रहा है बहुत। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो जो हो गया, अगर इसका वेट से, इसका टॉर्क से अगर वेट को हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यही क्या करता है, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये टॉर्क टू वेट रेशियो जो है ना, इसका बहुत हाई होता है। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, टॉर्क टू वेट रेशियो, डिफाइन सेंसिटिविटी, हाँ। टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है, कि जितना ज्यादा रहेगा सेंसिटिविटी उतना ही हाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वेट जो होता है ना, इसका वेट सिर्फ एक क्वाइल का वेट है। ठीक है। तो वेट इसका बहुत कम होता है, और टॉर्क जो है ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा लगाता है, जिसके वजह से इसका सेंसिटिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए,
इसमें एक तो टेम्परेचर, ये सारा चीज है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर के साथ वेरी कम करें, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कम करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस यूज करते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है एक्सट्रीमली लो होता है। ठीक है। सॉरी, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है। मतलब कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस में कोई वृद्धि आपको देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी कि लो रेजिस्टेंस रहेगा। अगर लो रेजिस्टेंस का आप यूज कर रहे हैं तो लो ही रहेगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना कि पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि जब करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ, जैसे देखिए, इसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि ये आपके पास एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये आपके पास पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। इसमें एक करंट जा रहा है। हम क्या किए, यहाँ पे एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लिए। ठीक है। ये आर स्वैम्पिंग हो गया। इसका काम क्या है कि टेम्परेचर में कितना भी ज्यादा वेरिएशन होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से मान के चलिए कि करंट के वैल्यू को हम बहुत बढ़ा दिए। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे करंट का वैल्यू को, और वो करंट का वैल्यू अगर ये आर एस लो है, तो बहुत ज्यादा करंट जो है ना वो इधर से फ्लो हो जाएगा। इसमें बहुत कम करंट जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत कम करंट जाएगा, और जो कम करंट जाएगा उसके वजह से हमारा ये क्वाइल जो है वो सुरक्षित रहेगा। अब इसी को समझिए कि अगर ये आरएसएच हम नहीं लगाते तो क्या होता। तो होता ये कि हम लोग यहाँ पे एक पीएमएमसी इस्तेमाल कर रहे होते। ठीक है। इसके अंदर क्वाइल लगा होता। यहाँ से करंट का वैल्यू हम अगर इंक्रीज कर देते तो इसका क्वाइल का कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है। उस क्वाइल का रेजिस्टेंस में अगर कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर फिक्स है, अगर आई स्क्वायर आर का वैल्यू ये हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे ही हम करंट का वैल्यू को दुगना करते तो यहाँ पे हीट जो होता वो 4 गुना हो जाता। करंट का वैल्यू 3 गुना करते तो हीट जो है वो कितना हो जाता। 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसी को कम करने के लिए हम क्या किए कि एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिए। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा करके क्या किए, इसको हम क्या कर दिए, शंट में कर दिए, और इसका वैल्यू ले लिए कम। अब इसका वैल्यू ले लिए कम तो करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। तो जो 10 एम्पियर का करंट हम मेजर कर रहे हैं, तो 10 एम्पियर के लिए हमको मान के चलिए 10 एम्पियर करंट दे रहा है। इसमें 8 एम्पियर जा रहा है इधर की तरफ, 2 एम्पियर इधर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ कैलिब्रेशन कर देंगे कि 2 एम्पियर जब यहाँ पे करंट शो करेगा तो तुम बताना कि 10 एम्पियर करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लगा करके जब हम इसको कैलिब्रेट कर लिए, इसका मतलब कि इसमें करंट को हम ज्यादा से ज्यादा डाल करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसका हम डिपेंडेंसी टेम्परेचर और हीट से हटा सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन में कि अगर हमको डिपेंडेंसी खत्म करना है, टेम्परेचर का डिपेंडेंसी पीएमएमसी से खत्म करना है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए। ठीक है। तो डिसएडवांटेज में वही है कि डिसएडवांटेज में है कि ये कभी भी एसी पे बिहेव नहीं करेगा, एसी के पे काम नहीं कर सकता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो पीएमएमसी का एप्लीकेशन में ये एमीटर की तरह इस्तेमाल हो सकता है, और ये वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। मतलब इससे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो करंट मेजर और वोल्टेज मेजर करने के क्रम में हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा सबसे पहले।
चलिए। हाँ। हम्म, चल भाई, अगर हम लोग पीएमएमसी को एज अ एमीटर यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम लोग जो यहाँ से करंट देंगे, ठीक है, इस पीएमएमसी से होकर के गुजरेगा, इसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, अपना पॉइंटर को कैलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो करंट जाएगा, जो करंट जाएगा उसके अनुसार डिफ्लेक्शन दे देगा, ये एज अ एमीटर यूज हो जाएगा। सेम चीज पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, और अगर वोल्टेज के अनुसार यहाँ कैलिब्रेशन कर लिए, ठीक है, तो एज अ वोल्ट मीटर इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज बता देगा। जब ये वोल्ट मीटर की तरह यूज होगा तो सिंपल सा चीज है, ठीक है, कोई सर्किट है तो इसके पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर की तरह, अगर हमको इस्तेमाल करना है तो। अगर एमीटर की तरह करना है तो हम यहाँ पे इसको सीरीज में लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल यहां से नहीं आएगा, सवाल इसमें यहां से आएगा कि अगर आपको कोई एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और उसका आपको रेंज बढ़ाना है, ठीक है, अभी मान के चलिए कि आप 10 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं उससे, ठीक है, तो आपको अगर 20 एम्पियर करंट मेजर करना है तो उस पे आप क्या चेंजिंग कीजिएगा कि 20 एम्पियर करंट वो मेजर कर सके। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमको एज अ एमीटर यूज करना है, ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ही काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क का काम करेगा, और उसी में हम लोग सब कुछ ऐड करते हम चले जाएंगे। यहां से मान के चलिए कि करंट हम मैक्सिमम जो यूज कर रहे थे वो 10 एम्पियर कर रहे थे। ठीक है, 10 एम्पियर का करंट ही इससे मेजर कर पा रहे थे। अब हमको क्या करना है कि हमको बोला कि भाई अब इसको ऐसा करो कि तुम 20 एम्पियर का करंट मेजर करो इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल को पकड़ेंगे और स्केल को फिर से कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इस बार क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे शंट रेजिस्टेंस। एमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, शंट रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, अब जब शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जो मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा था, जब जा रहा था, तो यही 10 एम्पियर का करंट इसमें और इसमें बट के जाएगा। मतलब अब हो सकता है कि इसमें 2 एम्पियर का करंट जाए, इसमें 8 एम्पियर का करंट जाए। तो फिर से हम वही चीज, बंद कर दो इन्वर्टर बाबू। हाँ बोलिए बोलिए। ओ, क्या ज्यादा दिक्कत हो रहा है? तो इसको फिर छोड़ दीजिए, और क्या, फिर शाम में। हाँ, अभी ठीक है। चलिए चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस, यहां से तो एक्चुअल में तो हम करंट दे रहे हैं 10 एम्पियर, यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर, तो हमको मेजर तो ये वाला ना करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 एम्पियर करंट जो यहाँ पे जा रहा है, तो हम लिख देंगे कि जब 2 एम्पियर करंट जाएगा तो तुम समझना कि 10 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि हम अब यहाँ पे जो मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट ई जा रहा था इसमें, तो अब तो 10 एम्पियर के बदले में 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट को 10 से 20 कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 30 कर सकते हैं। इसको हम तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक यहाँ पे करंट क्या हो जाए, 10 एम्पियर ना आ जाए, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ है 10 एम्पियर तक सह सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा था वो 20 का, 30 का, जहां तक ये कैलिब्रेट हो सके, जिस तरीके से आप कैलिब्रेट कीजिए उसको ये क्या कर सकता है, यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवीजन का रूल इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे जो वैल्यू अगर पूछेगा